नमस्कार दोस्तों, मैं धर्मेंद्र कुमार मीणा। आज के वीडियो में अपन अरस्तू के संविधानों का वर्गीकरण चैप्टर का अध्ययन करेंगे। अरस्तू को अपन देख रहे थे। आज अपन अरस्तू के संविधानों का वर्गीकरण इस चैप्टर का अध्ययन करेंगे। अरस्तू अपनी पुस्तक पॉलिटिक्स के भाग 4 में संविधान संबंधी विचार प्रस्तुत करता है, संविधानों के वर्गीकरण संबंधी विचार प्रस्तुत करता है। अरस्तु संविधान व राज्य दोनों को एक ही अर्थ में लेता है। वह संविधान को राज्य और उसके अंगों का संगठन बताता है। अरस्तु संख्या और उद्देश्य के आधार पर संविधानों को वर्गीकरण करता है और उसका निम्न प्रकार से वर्गीकरण करता है। संख्या के आधार पर वह कहता है कि एक व्यक्ति का शासन हो सकता है, कुछ व्यक्तियों का शासन हो सकता है या अनेक व्यक्तियों का शासन हो सकता है। उद्देश्य के आधार पर वो एक व्यक्ति के शासन को, कुछ व्यक्तियों के शासन को और अनेक व्यक्तियों के शासन को, इन सब को दो भागों में बांटता है। जैसे एक व्यक्ति का शासन सही रूप में राजतंत्र होगा और वो विकृत रूप में निरंकुश तंत्र होगा, ऐसे ही कुछ व्यक्तियों का शासन सही रूप में कुलीन तंत्र होगा और विकृत रूप में वह वर्ग तंत्र या धनिक तंत्र के रूप में होगा। अनेक व्यक्तियों का शासन संवैधानिक तंत्र के रूप में होगा, पॉलिटी के रूप में होगा सही रूप में, और वही पॉलिटी विकृत रूप में डेमोक्रेसी के रूप में होगी। इस प्रकार अरस्तु संख्या और उद्देश्य के आधार पर संविधानों का वर्गीकरण करता है। जैसा कि सारणी में दिख रहा है अपने को, इस प्रकार से अरस्तु ने संविधानों का वर्गीकरण किया है। अरस्तु के अनुसार इन संविधानों में चक्रीय परिवर्तन होता है। क्या कहते हैं अरस्तु कि संविधानों में इनमें चक्रीय परिवर्तन होता है। पहले राजतंत्र आता है, फिर राजतंत्र निरंकुश तंत्र में परिवर्तित हो जाता है, निरंकुश तंत्र कुलीन तंत्र में बदल जाता है, कुलीन तंत्र धनिक तंत्र या वर्ग तंत्र में बदल जाता है, और वर्ग तंत्र या धनिक तंत्र संवैधानिक तंत्र में बदल जाता है, पॉलिटी में बदल जाता है, और पॉलिटी डेमोक्रेसी में बदल जाती है। पॉलिटी संवैधानिक तंत्र भीड़ तंत्र में बदल जाता है और भीड़ तंत्र वापस राजतंत्र में बदल जाता है, राजतंत्र वापस निरंकुश तंत्र में बदल जाता है, और ये प्रक्रिया निरंतर चलती रहती है। अरस्तु संवैधानिक तंत्र या यूं कहें पॉलिटी को सर्वश्रेष्ठ शासन प्रणाली मानता है और उसकी निम्न विशेषताएं बताता है। अरस्तु ने जो वर्गीकरण किया है उसमें सर्वश्रेष्ठ वो पॉलिटी को मानता है, और पॉलिटी की वो निम्न विशेषताएं बताता है। पहली वो कहता है कि पॉलिटी में मध्यम वर्ग का शासन होता है। क्या कहता है अरस्तु? पॉलिटी जो संवैधानिक तंत्र है उसमें मध्यम वर्ग का शासन होता है, और मध्यम वर्ग का शासन अच्छा रहता है क्योंकि उच्च वर्ग विलासिता में
और निम्न वर्ग अपराध की प्रवृत्ति में लिप्त रहता है, जबकि मध्यम वर्ग सद्गुणों से संपन्न होता है। मध्यम वर्ग पर उच्च व निम्न दोनों वर्ग विश्वास भी कर लेते हैं, इसलिए मध्यम वर्ग का शासन उच्च व निम्न वर्ग के शासन से ज्यादा अच्छा होता है, और पॉलिटी में मध्यम वर्ग का ही शासन होता है। अरस्तु पॉलिटी की दूसरी विशेषता यह बताता है कि यह मिश्रित शासन प्रणाली है, जिसमें कुलीन तंत्र की नैतिकता का गुण और लोकतंत्र की संख्या दोनों गुण सम्मिलित होते हैं। पॉलिटी में कुलीन तंत्र की नैतिकता का गुण और लोकतंत्र की संख्या का गुण दोनों सम्मिलित होते हैं। तीसरी पॉलिटी की विशेषता बताता है, इसमें विधि का शासन होता है। पॉलिटी में विधि पर आधारित शासन को अपनाया गया है, क्योंकि यह श्रेष्ठ होता है। विधि का शासन ऐषणा भाई भतीजा, ऐषणा का मतलब है भाई भतीजावाद से मुक्त होता है। इसमें सबके साथ समान व्यवहार किया जाता है। अरस्तु विधि का स्रोत रीति रिवाज को मानता है, परंतु कहता है कि विधि को बहुमत के अनुसार परिवर्तित कर लेना चाहिए। इस प्रकार अरस्तु पॉलिटी को श्रेष्ठ शासन व्यवस्था बताता है, और उसकी निम्न विशेषताएं बताई उसने कि पॉलिटी में मध्यम वर्ग का शासन होता है, पॉलिटी मिश्रित शासन प्रणाली है, पॉलिटी में विधि का शासन होता है। विधि का शासन भाई भतीजेवाद से मुक्त होता है, उसमें सबके साथ समान व्यवहार किया जाता है। अरस्तु विधि का स्रोत रीति रिवाज को मानता है, परंतु कहता है कि विधि को बहुमत के अनुसार परिवर्तित कर लेना चाहिए। अब अपन अरस्तु के संविधानों के वर्गीकरण का अपन आलोचना करें, तो इस आधार पर आलोचना में मुख्य बिंदु ये हो सकता है कि अरस्तु संविधान, राज्य, सरकार तीनों को एक मान लेता है। यह संविधानों का नहीं बल्कि सरकारों का वर्गीकरण है। संविधान तो लिखित अलिखित, एकात्मक, संघात्मक के रूप में वर्गीकृत किए जाते हैं। तो जो अरस्तु ने वर्गीकरण किया है वो वास्तव में संविधानों का नहीं बल्कि राज्य, सरकार, इनका वर्गीकरण है, और वो संविधान, राज्य, सरकार तीनों को एक ही मान लेता। दूसरी आलोचना ये की जा सकती है कि अरस्तु डेमोक्रेसी को निकृष्ट शासन प्रणाली कहता है, जो आज के समय में ठीक नहीं है। आज चाहे कुछ भी हो, परंतु डेमोक्रेसी का कोई विकल्प नहीं है। लोकतंत्र सर्वश्रेष्ठ शासन प्रणाली मानी जाती है, और अरस्तु उस डेमोक्रेसी को निकृष्ट शासन कहता है, जो कि ठीक नहीं है। अरस्तु की चक्रीय परिवर्तन की अवधारणा अवैज्ञानिक। ऐसा नहीं है कि राजतंत्र के बाद में कुलीन तंत्र आएगा, कुलीन तंत्र के बाद में मतलब राजतंत्र के बाद में निरंकुश तंत्र आएगा, निरंकुश तंत्र के बाद में कुलीन तंत्र आएगा, कुलीन तंत्र के बाद में धनिक तंत्र आएगा, धनिक तंत्र के बाद में संवैधानिक तंत्र आएगा, संवैधानिक तंत्र के बाद में भीड़ तंत्र या लोकतंत्र आएगा। तो ये जो चक्रीय परिवर्तन की अवधारणा है, ये वैज्ञानिक नहीं है। अगली आलोचना ये की जा सकती है कि अरस्तु मध्यम वर्ग का पक्ष लेता है, पर इन सब आलोचनाओं के बावजूद भी अरस्तु के वर्गीकरण का अपना महत्व है। अरस्तु पहला विचारक था
जिसने इस प्रकार के वर्गीकरण का प्रयास किया और विधि के शासन पर बल दिया। धन्यवाद। जय भारत। हमने अरस्तु के संविधानों के वर्गीकरण संबंधी विषय का अध्ययन किया।